हाय क्लास 9th वालों, कैसे हो आप लोग। आज मैं लेके आया हूं आपकी साइंस का नया चैप्टर बेटा। चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। इसका वन शॉट पढ़ने वाले हैं, एक ही वीडियो में काम खत्म बेटा। ठीक है, ध्यान से सुनना। एनिमेशन के साथ मैं समझाने वाला हूं पूरा चैप्टर, सारे न्यूमेरिकल सब कुछ, नोट्स वगैरह सब कुछ इसी एक वीडियो में। मतलब इसको देख लिया तो कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ध्यान से समझते जाना बेटा। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि आखिर वर्क क्या होता है। तो हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम करते रहते, डेली लाइफ में करते कि नहीं। हम बैठे बैठे सोचते रहते, अच्छा आज हमको क्या पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया। भाई सोचना वर्क नहीं होता है। ठीक है, अगर आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी करना फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क नहीं होता है। ठीक है, फिजिक्स की लैंग्वेज में नहीं होता है, ऐसे तो वर्क कहलाएगा वो। इसके अलावा आप पेंटिंग कर रहे हो, ये वर्क नहीं है। आप गॉसिप कर रहे हो, अबे देख वो लड़की कितनी बढ़िया लग रही है, वो गर्लफ्रेंड उसकी, ये वो। भाई साहब ये सब वर्क नहीं कहलाते हैं। कुछ खा रहे हो, वर्क नहीं कहलाते। टीवी देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, डम्मक ढम्मक, भाई ये वर्क नहीं कहलाते हैं। अगर आपने किसी चीज को धक्का मारा, ठीक है, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, धक्का मारा, जैसे मैं डिजिटल बोर्ड को धक्का मार रहा हूं और ये खसक नहीं रहा है, ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो ये भी फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क नहीं होता है। तो ये सारी चीजें वर्क नहीं कहलाती बेटा। समझ में आया। तो सर फिर वर्क किसको बोलेंगे सर। ऐसे तो बेचारे हमारे पापा जो है रोज कंप्यूटर पे बैठ के काम करके आते हैं ऑफिस में, बोले मैं बहुत थक गया हूँ, काम करके आया हूँ। तो क्या उनके काम को काम नहीं मानेंगे? मानेंगे, है ना। ठीक है, बस फिजिक्स की लैंग्वेज में ये चीज वर्क नहीं होती है। फिजिक्स की लैंग्वेज में किसको वर्क बोलते हैं मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, इसलिए घर वालों को बोलना मत आप काम करके नहीं आए हो, टाइम पास कर, बेटा जूते मारेंगे तुमको बमा बम पकड़ के। ठीक है, तो सर फिर ये बता दो कि आखिर वर्क बोले किसको। साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है वर्क की। देख भाई बहुत आसान है। कोई सी एक चीज है, ये डब्बा है, इसको मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और ये खसक भी गई है, ये डिस्प्लेस्ड भी हो गई है, तो हम बोलेंगे कि हाँ वर्क हुआ है। ठीक है, इसका और एग्जांपल देख लो आप, अच्छे से समझना। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे ये ट्रॉली को लेके ये आदमी आगे खसक के गया, देखो ये आगे लेके जा रहा है, अब ये फोर्स लगा रहा है उस डायरेक्शन में, लगा रहे ना, और ये जो ट्रॉली है ये उधर खसक भी रही है, ये डिस्प्लेस्ड भी हो रही है, तो हम बोल देंगे कि ये वर्क है बेटा। समझ में आया कि इसको वर्क बोलते हैं। तो वर्क होने की कंडीशन क्या क्या है। सबसे पहली कंडीशन है बेटा जी कि फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट। मतलब जिस भी कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट है, उसकी सबसे पहली कंडीशन तो ये कि उसके ऊपर फोर्स लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? फोर्स लगना चाहिए। ये लो फोर्स लगाया। दूसरा, ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड। भाई तूने फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस भी होना चाहिए, खसकना भी चाहिए। अगर खसका नहीं तो हम बोल देंगे कि ये वर्क नहीं है। ठीक है, तीसरी बात, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द फोर्स। कि भैया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जैसे समझो कि फोर्स ऊपर, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट सामने की तरफ, इन दोनों के बीच में जो है 90 डिग्री का कोण नहीं बनना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल नहीं बनना चाहिए। समझ में आया। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होने चाहिए। ये तीन कंडीशन होती है। ठीक है, क्या है सबसे पहली कंडीशन? फोर्स लगना चाहिए। ठीक है सर, फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। सर हर बार आएगा, इसी कौन सी बड़ी बात है? नहीं आएगा बेटा। देखो जैसे ये मेरे पास बोर्ड है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, देखो मैं इसको धक्का मार रहा हूँ, इस बोर्ड को धक्का मार रहा हूँ, तो क्या ये बोर्ड खसक रहा है? क्या नहीं। मैं दीवार को धक्का मार रहा हूँ, क्या दीवार खसक रही है? क्या नहीं। समझ में आया। दीवार जो है वो नहीं खसक रही है, तो फोर्स लग रहा है पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर इस केस में वर्क नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है परपेंडिकुलर नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो सर, यहां तक समझ में आया। तो सर फिर वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, आखिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी वर्क को। तो वर्क का फॉर्मूला होता है बेटा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो W बराबर FS। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने सारे एग्जाम्पल, सारे न्यूमेरिकल है ना, सब कुछ इसी फॉर्मूले के ऊपर चलेंगे भाई साहब। ठीक है, ध्यान रखना, W बराबर FS, W बराबर FS, W बराबर FS है। ठीक है, तो क्या बोला? वर्क डन इन मूविंग a body is equal to the product of force and displacement of the body in the direction of the force। ठीक है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट ही वर्क कहलाता है। ध्यान रहेगा।
ठीक है सर, है ना। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखना वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है भाई, इतना तो जानते ही हम लोग अब, है ना। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी सब पता है हमको। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती है और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है, ठीक है। अच्छा सर, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया। एसआई यूनिट क्या होगी वर्क की? जूल होगी, या फिर इसको हम न्यूटन इंटू मीटर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? न्यूटन इंटू मीटर भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे अभी बताता हूं। देखो W बराबर है F इंटू एस, ठीक है। W बराबर एफ एस, मेरे को यूनिट लिखनी है, बताना आप ध्यान से। देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? मीटर। तो इसलिए आ गया न्यूटन इंटू मीटर, तो ये मैंने लिख रखा न्यूटन इंटू मीटर। इस तरीके से आ रहा है बेटा, ठीक है। कुछ अदर यूनिट भी होती है जैसे कि अर्ग वगैरह होती है ना, हालांकि वो अपने सिलेबस में नहीं है पर मैंने थोड़ा सा लिख दिया एक्स्ट्रा यहाँ पर, ठीक है। तो अदर यूनिट क्या है? अर्ग है। और अर्ग में क्या होता है ध्यान से समझना, 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। क्या होते हैं? 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं, ठीक है। अर्ग जो है छोटी यूनिट है बेटा, स्मॉल यूनिट है ये, क्लियर, ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान से सुनना, है ना। मतलब मैंने अभी तक क्या देखा, मैंने दो चीजें समझ ली कि हाँ भैया वर्क का फॉर्मूला होता है W बराबर एफ एस, और इसकी जो यूनिट है वर्क की वो लिखना है मेरे को जूल या फिर न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। बस इतना ही काम का था, अभी तक ये हो चुका। इसके बाद अब 1 जूल की डेफिनेशन क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछ लेंगे डेफिनेशन एग्जाम में भी, ठीक है। क्या होती है ध्यान से सुनो। 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है, डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of the action of the force। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है, ध्यान से समझो। मेरे पास ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये बॉक्स खसका भी सही, डिस्प्लेसमेंट भी आया, और वो डिस्प्लेसमेंट आया कितना? 1 मीटर का। कितने का बेटा? 1 मीटर का आया है ना। तो ऐसे केस में जो वर्क हुआ है उसको हम 1 जूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 जूल बोलेंगे। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर तुम फोर्स को 1 न्यूटन कर दो और डिस्प्लेसमेंट को 1 मीटर रख दो, ठीक है, रखो यहां पर, तो W बराबर क्या होगा? 1 इंटू 1, ठीक है। तो W बराबर 1 जूल, ठीक है। ये लो, मतलब फोर्स जो है वो 1 न्यूटन का, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का। ऐसे केस में जो वर्क आ रहा है उसको हम 1 जूल बोलेंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो किसी को, नहीं ना। चलो इसके बाद ध्यान से सुनना, ठीक है। क्वेश्चन खेलने की बारी आ गई। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्स, ठीक है भैया। हमारे पास में फोर्स दे रखा है 7 न्यूटन का। कितने का? 7 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है कि वो एक बॉक्स है वो यहां से यहां चले गया है, तो डिस्प्लेसमेंट मेरे को दे रखा है 8 मीटर का, और मेरे से वर्क पूछा। फॉर्मूला में जानता हूं, W बराबर एफ एस लगाऊंगा और काम खत्म कर दूंगा। W बराबर F की वैल्यू है 7 और S की वैल्यू है 8, तो W बराबर आ गया 56 जूल, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है। कोई दिक्कत बोलो किसी को? कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना, समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। ढेर लगा देंगे भाई साहब, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सबका ढेर लगा देंगे अपन, ठीक है। सम स्पेशल केसेस, अब कुछ केसेस हैं जो वर्क से रिलेटेड हैं। क्या क्या केसेस है बेटा? ध्यान से सुनना, 3 केसेस होते हैं स्पेशली, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। पहला केस 1, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, थीटा इज इक्वल टू 0 और वर्क इज पॉजिटिव। देखो अगर फोर्स इधर लग रहा है और किसी चीज का डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो इनके बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा और वर्क जो है बेटा वो पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव। फोर्स भी उधर, डिस्प्लेसमेंट भी उधर, फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट भी उधर, दोनों सेम डायरेक्शन में, वर्क पॉजिटिव, एंगल 0, खत्म, ठीक है। दूसरा केस पता है क्या है? दूसरा केस, फोर्स उधर और डिस्प्लेसमेंट इधर। समझो, फोर्स इधर खचाक खचाक, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ बेटा, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर।
इस केस को हम बोलते हैं भैया इसमें थीटा जो है वो नेगेटिव होगा, फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर बेटा, ठीक है। तो थीटा जो है वो 180 डिग्री होगा और जो वर्क है हमारा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अभी मैं शायद थोड़ी देर पहले थीटा को नेगेटिव बोल दिया, पर 180 डिग्री होगा। समझ में आया, ठीक है। सर ऐसा कैसे हो सकता है यार, कोई सी भी चीज को अगर आप इधर धक्का मार रहे हो तो वो इधर थोड़ा ना डिस्प्लेस हो सकती है। अभी बताता हूँ कैसे हो सकती है, देखो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सबसे बढ़िया एग्जांपल लेके आया हूँ आपके सामने, देखना है ना। एक बंदा इस कार को, इस जीप को धक्का मार रहा है इधर से और एक लड़की उधर से रोक रही है, समझना, ठीक है। ये हमने धक्का मारा, देखो ये उधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और वो उसको रोक रही है, ऐसे रोक रही है उधर से, ठीक है। तो आप देखो ये फोर्स लगा रहा है इधर, गाड़ी डिस्प्लेस्ड हो रही है इधर, ठीक है। और ये लड़की फोर्स लगा रही है इधर और यहां पर गाड़ी डिस्प्लेस्ड हो रही है इधर। आप बताओ इस केस में तो वर्क पॉजिटिव हो गया इधर वाले के केस में, और वो इस केस में वर्क जो है वो नेगेटिव हो गया है। बोलो हुआ कि नहीं हुआ नेगेटिव? लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो वर्क पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क जो है वो नेगेटिव होगा। क्लियर है। और तीसरा केस जो है मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि अगर वर्क और डिस्प्लेस जो अपना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, कि फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो ये परपेंडिकुलर होगा। ऐसे केस में वर्क हमेशा जीरो ही आएगा। कितना आएगा बेटा? जीरो आएगा। क्लियर है, ठीक है सर। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, सेकंड क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अ फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ठीक है भाई। ये एक मास m का ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? m है, ये भी m है, ये भी m है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट शोन बाय द लॉन्गर एरो। ये डायरेक्शन बता रखे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है ना। अच्छा, ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली एंड स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। आपको ये बताना है कि इन तीनों केस में से कहां पर जो है वर्क जीरो होगा, कहां नेगेटिव होगा और कहां पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आप मेरे को एक चीज बताओ, फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना बन गया बेटा? बोलो कितना एंगल दिख रहा है अपने को? अगर मैं आपको एंगल बना के दिखाऊं तो आप देखो ये रहा 90 डिग्री का एंगल है। मैंने आपसे बोला जब भी एंगल 90 डिग्री का आए सीधे सीधे लिख देना कि भैया यहां पर वर्क जो है वो जीरो है। कितना है? जीरो वर्क है। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आप देखो फोर्स उधर है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है भाई, वर्क जो है वो पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव वर्क हो रहा है यहां पर, ठीक है। अच्छा, फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट उधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, भाई इस केस में वर्क जो है वो नेगेटिव होगा। कैसा होगा बेटा? नेगेटिव होगा, ठीक है। ये ले तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। समझ में आया? बड़ा आसान क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भैया? तीसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। mass of 10 kg is at a point A on a table, ठीक है भाई। एक टेबल के ऊपर 10 kg का मास रखा हुआ है। It is moved to a point B if the line joining A and B is horizontal. A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ लेके जाना है मास को, ठीक है। A पॉइंट पे था, उससे B पॉइंट पे गया, ठीक है। What is the work done on the object by the gravitational force? Explain your answer. जब मैं इसको यहां से फोर्स लगा के A पॉइंट से B पॉइंट पे लेके आ रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट आया है, बिल्कुल आया है। लेकिन वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना काम किया, कितना वर्क आया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो समझो थोड़ा सा अच्छे से, इसके ऊपर ऐसे धक्का लगा होगा जब ये इधर से उधर खसका होगा तो यहां पर फोर्स आया होगा, ठीक है, फोर्स लगा होगा। इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी आया होगा, खसका है मतलब डिस्प्लेस आया है, बिल्कुल ठीक है। तो इस फोर्स के हिसाब से तो वर्क आएगा, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन है बेटा कि जो उसने पूछा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कितना वर्क है। अब आप बताओ यार, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ लगता है। किधर लगता है? एफ जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स वो तो नीचे है,
ग्रेविटेशनल फोर्स किधर है बेटा, नीचे है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किधर है, उधर की तरफ, फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट उधर, एंगल कितने का, 90 डिग्री का। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे ही होता है, डिस्प्लेसमेंट उधर जा ही रहा है, इसने बोला सवाल में, एंगल 90 डिग्री है तो वर्क आ गया बेटा 0। कितना आया, 0 वर्क होगा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क 0 होगा, लेकिन जो दूसरा वाला फोर्स है उसकी वजह से तो वर्क आएगा ही, लेकिन वो पूछा ही नहीं है तो हम उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ कूली कैरिंग अ बैग ऑन हिज हेड does no work against gravity when walking on a horizontal surface, explain। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एक कुली है, इसने भैया अपने ऊपर जो है ऐसे लगेज वगैरह रख रखा है, ठीक है, ऐसा। तो आप ध्यान से समझो, देखो, द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ऑब्वियस सी बात है, इसके ऊपर जो है फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड्स लगेगा, और वो कौन लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो कि डाउनवर्ड्स होगा, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो कलर चेंज कर लेता हूं, है ना, अभी दिखेगा, देखो ये ऐसा, ठीक है, दिखा कि नहीं दिखा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा। कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कुली इज हॉरिजॉन्टल। अब भाई ये कुली सामान को ऐसे लेके चल रहा है, टमक 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 चल रहा है ना, समझो बात को, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, ये मेरे पास में लैपटॉप है ना, इसको ऐसे पकड़ा और ये अभी ऐसे है मेरे हाथ में, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है, बोलो, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है। और वो कुली इसको लेके ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, डिस्प्लेसमेंट जो है इस डायरेक्शन में हुआ, मतलब बेटा यहाँ पे फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स वो इधर, और ये खसक के इधर आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में हुआ है। बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री का एंगल है, तो वर्क कितना आएगा बेटा, 0। वर्क कितना आएगा, 0 आएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना, ठीक है। पढ़ लो लाइन आप, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कुली इज हॉरिजॉन्टल, मतलब इस डायरेक्शन में है, सिंस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज इक्वल टू 0। तो इसलिए वर्क डन जो है वो 0 होगा, ठीक है, बढ़िया। कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लो वो इधर से इधर आ गया है ना। क्या बोल रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व पाथ एंड फॉल बैक टू द ग्राउंड। ठीक है, एक चीज है ना, मेरे पास एक कोई सा भी चीज मान लो, ठीक है, ये देखो, ये मेरे पास में एक कागज है, ठीक है, ऐसा, इसको मैंने यहां से फेंका, डर करके जाएगा, ऐसे फेंक रहा हूं, देखो ये मैंने फेंका, ध्यान से समझना है ना, यहां से फेंक रहा हूं, ये ढपा कैसे करके गिरा, तो ये कैसे गया पता है, यूं गया, जुर्र ऐसे करके गिर गया है, गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, ठीक है। मतलब वो कैसे गया, पहले यहां से फेंका, फिर वो यहां गया, यहां गया, यहां गया, फिर यहां यहां ऐसे करके ढप्प करके गिर गया, यहां पर ये गिरा ना। अच्छा सर, अब देखो क्या बोल रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ, है ना, एंड फॉल बैक टू द ग्राउंड। ठीक है भैया, वो कर्व पाथ में ऐसे गया और वापस से ग्राउंड पे आ गया। द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है, और जहां जाके गिरा ये है बेटा फाइनल पॉइंट, और ये दोनों ही सेम हॉरिजॉन्टल पे है, मतलब जमीन के ऊपर जाके गिरा है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट, कि भैया ग्रेविटी ने कितना भैया इसके ऊपर वर्क लगाया है। तो सिंपल है भाई, देख, ग्रेविटी ने जो वर्क लगाया है, हमको पता है कि ग्रेविटी का वर्क, ठीक है, ग्रेविटी का वर्क जो है वो नीचे की तरफ होता है, Fg, ये लो नीचे की तरफ है। डिस्प्लेसमेंट तेरा उधर की तरफ हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है भाई, इस केस में वर्क आता है 0, ठीक है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों 90 डिग्री है तो वर्क कितना आएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लुक एट द एक्टिविटी लिस्टेड बिलो। बहुत सारी एक्टिविटी दे रखी है अपने सामने, ये रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन
इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन कौन से केस में जो है वर्क हुआ है और कौन से में नहीं हुआ है। सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। सुमा जो है वो भैया तालाब में तैर रही है, जर भर तैर रही है। बताओ, एक बात बताओ, वो फोर्स लगा रही है, फोर्स लगा रही है, और वो आगे खसकेगी कि नहीं खसकेगी? खसकेगी। डिस्प्लेसमेंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, वर्क हुआ है। तो हम लिखेंगे कि हाँ भैया यहाँ पर तो वर्क हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो हम यहां लिखेंगे यस, वर्क हुआ है। अ डंकी इज कैरिंग अ लॉड ऑन इट्स बैक। ये देखो, डंकी है, इसने भैया अपने ऊपर ऐसे बस एक लोड लेके, है ना, ऐसे लोड लेके बैठा हुआ है ये डंकी। ठीक है, अच्छा, मेरे को डंकी मत बोलना, है ना। अच्छा, अब लेकिन वो चुपचाप खड़ा हुआ है, तो कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं तो वर्क भी नहीं भाई साहब, तो नो आएगा। ठीक है, अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। ये विंड मिल है, ठीक है, इसके यहाँ पे हमने जो है एक बाल्टी लगा ली। क्या लगा ली बेटा? एक बाल्टी लगा दी। ठीक है, अब क्या होगा जब ये घूमेगी ना, देखो जर्र ऐसे घूमेगी, तो यहाँ से बाल्टी ऊपर जाएगी, ऐसे जाएगी बाल्टी, देखो इस तरीके से जाएगी, फिर ऐसे ऐसे घूम के फिर यहाँ आएगी, फिर बाल्टी ऐसे चलेगी और ऐसे ऐसे घूमती रहेगी और ऐसे आती जाएगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पे आप समझो फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो दोनों ही है, तो ऐसे केस में वर्क होगा बेटा। तो यहाँ पर लिखेंगे यस कि हाँ वर्क होगा। अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। भाई प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, तो क्या इसमें प्लांट मूव कर रहा है क्या? नहीं। क्या डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं तो वर्क भी नहीं होगा भाई, तो यहां पर हम लिख देंगे नो, कोई वर्क नहीं होगा। इसके बाद अ इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। भाई देखो, ये इंजन जो है वो इस ट्रेन को खींच रहा है, तो फोर्स भी लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में आएगा, तो वर्क भी होगा भैया। तो यहां पर हम लिखेंगे कि यहां वर्क होगा। फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। देखो, अनाज वगैरह है ना, चावल है, उसको आप धूप में सुखाने में डाल दो, क्या कोई वर्क है? कोई वर्क नहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट आएगा ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा तो वर्क भी नहीं होगा। समझ आया? ठीक है। अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू द विंड एनर्जी। देखो भैया, ये सेल बोट है ना, और ये चल रही है, आगे खसक रही है। किसकी वजह से खसक रही है? हवा की वजह से। तो आगे खसक रही है मतलब डिस्प्लेसमेंट है, और हवा इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, तो वर्क होगा बेटा। तो हम यहां पर लिखेंगे यस कि हाँ भाई वर्क होगा। समझ आया अच्छे से? सारी चीज क्लियर हो रही है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग राउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब ये सैटेलाइट जो है इस अर्थ के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम गई है, तो इसके ऊपर आपको वर्क बताना है कि भैया इस पे कौन सा वर्क लग रहा है, इस पे वर्क हुआ कि नहीं हुआ। देखो, एक बात आपको याद होना चाहिए कि ये जो सैटेलाइट है जब ये ऐसे घूमती है तो ये क्यों घूम रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ये ऐसे ऐसे चक्कर लगा पाती है अर्थ के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, तो हर एक जगह अलग अलग थी, है ना। मैं इनको अलग अलग जगह बना देता हूँ, जैसे देखो वो यहाँ आई थी, यहाँ आई थी, यहाँ आई थी। ठीक है, अच्छा, अब आप ध्यान से समझना। देखो, अगर मैं इस जगह की बात करूं, फोर्स इस जगह पे किधर होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो ग्रेविटी मतलब अर्थ की तरफ होगा, अर्थ के सेंटर की तरफ होगा। पता ही है अपन ने, ये तो है ना। ठीक है, तो एफ इधर, और ये किधर जा रहा है? ऐसे ऊपर गई थी ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो इधर है। दोनों के बीच में एंगल कितना बना? 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस केस में यहां पर वर्क कितना आएगा? 0। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल इधर है भाई, एफ इधर है ना, डिस्प्लेसमेंट उधर है क्योंकि वो ऐसे घूम रही थी, डिस्प्लेसमेंट उधर है, तो फिर वापस एंगल 90 डिग्री, तो भैया यहां पर जो है वर्क कितना आएगा? 0। सेम कहानी यहां पर है। देखो जरा, फोर्स ग्रेविटी की तरफ है, एक सेकंड, फोर्स किधर है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो वर्क कितना आएगा? 0। फिर देखो, फोर्स ग्रेविटेशन की तरफ है, ये इधर की तरफ गया, डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो वर्क कितना आएगा? 0। तो हर केस में जो है वर्क 0 ही होगा। समझ में आया? तो यहां पर वही लिखा हुआ है, द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी एक्ट सेंट्रली टुवर्ड्स अर्थ, मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ लग रही है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अलोंग टेंजेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है वो टेंजेंशियली होगा। टेंजेंशियल मतलब ये जैसे मैंने बनाया है ना, ऐसा टेंजेंट। ठीक है, ऐसा। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसलिए वर्क डन इज 0। वर्क डन जो है वो 0 होगा। समझ आ गया?
ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अ पर्सन होल्ड अ बंडल ऑफ हेयर ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स। ठीक है भैया, देखो एक बंदा है जिसने इसके ऊपर ये भूसा वगैरह चारा वगैरह ऐसे होल्ड करके रखा है, ठीक है, एंड गेट टायर, अब थक गया है, ऐसे पकड़ के खड़े खड़े थक गया है, ठीक है, हैज ही डन सम वर्क और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर, क्या उसने कोई काम किया है, बताओ उसने कोई काम किया है, तो बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि वो खसक नहीं रहा है, वो सिर्फ एक जगह ऐसे खड़ा हुआ है, बस खसक नहीं रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क भी जीरो, तो वर्क डन इज जीरो बेटा, ठीक है। वो बात अलग है कि इसमें मसल्स के ऊपर जोर आ रहा है, और मसल्स के ऊपर जोर आने की वजह से उसकी एनर्जी खत्म हो रही है, इसलिए वो थक रहा है। भैया आप खड़े रहो, एनर्जी तो खत्म होगी ना आपकी, ठीक है, क्योंकि मस्कुलर फोर्स हो रहा है इसकी वजह से, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है एनर्जी, तो ये हमारा वर्क वाला जो टॉपिक है वो होता है खत्म। किसकी बारी आ गई, एनर्जी की बारी आ गई बेटा। एनर्जी क्या होती है भाई, मैं तुमको पढ़ा पा रहा हूँ ना, उसको एनर्जी बोलते हैं, तुम पढ़ पा रहे हो ना, वो एनर्जी है। खाना खाते हैं ना, एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, उसके बिना हम कोई सा भी काम नहीं कर सकते बेटा। तो एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी काम को करने के लिए जो एबिलिटी है वो ही एनर्जी है भाई साहब, वही एनर्जी है। और एनर्जी का जो यूनिट है वो वर्क की ही यूनिट होती है, जिसको जूल बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं इसको, जूल बोलते हैं बेटा। मतलब वर्क की एनर्जी, सॉरी वर्क की यूनिट और एनर्जी की यूनिट जो है बेटा वो सेम होती है, और वो जूल है। 1 जूल मैंने अभी बता दिया आपको पहले, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, ठीक है। 1 जूल काम करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है उसको 1 जूल एनर्जी बोल देंगे, काम खत्म है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी, बहुत सारी होती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इतने सारे टाइप की एनर्जी होती है। अब पढ़ेंगे ना इनको एक एक को, डरना मत। ऐसा मस्त भेजे में घुसाने वाला लेक्चर बनाया है आप लोगों के लिए, खूब मेहनत करिए बेटा, ठीक है। ध्यान से सुनो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है, जब भी कोई सी चीज मूवमेंट में है, ठीक है, चल रही है, उस समय जो उसको एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी बेटा। क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है सर। अच्छा, तो क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी आई है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी बेटा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद इट्स स्पीड, मतलब स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो भैया उसकी एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। एग्जांपल क्या है इसके, बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे देखो ये कार जो है ऐसे चल के आ रही है, अब ये मोशन में आया ना, ये काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल है, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पे ये जो है हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर जो बोलना है बोल दो, वो उड़ के जा रहा है एकदम, ठीक है भाई, ये काइनेटिक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। मोशन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, सिंपल, ठीक है। और देखो जैसे बंदूक है, यहां से मैंने गोली चलाया, ढिशक्याऊं, ये गोली गई, देखो गोली गई, काइनेटिक एनर्जी है इस गोली के अंदर, समझ में आया। तो ये काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, k बराबर हाफ mv², ठीक है। m का मतलब मास है, v का मतलब वेलोसिटी है, और k जो है बेटा वो काइनेटिक एनर्जी है। कहीं कहीं पे k को k की जगह पे आपको k.e भी मिल जाएगा, तो घबराना मत, एक ही बात है, ठीक है। ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, k लिखो या k ही लिखो, एक ही बात है, ठीक है। बढ़िया सर, क्वेश्चन खेलते हैं, है ना। क्वेश्चन खेलेंगे। देखो क्या, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg, मास कितना दे रखा है मेरे को, 15 kg है, ठीक है। इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, भैया वेलोसिटी मेरे को कितनी दे रखी है, 4 मीटर पर सेकेंड। What is the kinetic energy possessed by the object? काइनेटिक एनर्जी मेरे से पूछी है, तो मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, m कितना दे रखा है 15, v कितना दे रखा है 4 का कर दो आप स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, है ना, 15 मल्टी 4 का स्क्वायर 16, 2 से इसको खचाक कर दो 8, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इसको 15 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना होएगा 120 जूल, ठीक है। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है, ये आंसर है 120 जूल आएगा बेटा। कोई दिक्कत है,
इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है सच में, और ऐसे ही आएंगे आपको, है ना, ज्यादा कोई खतरनाक नहीं आता है, ठीक है। अच्छा सर, डिराइविंग फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अभी मैंने ये फॉर्मूला बताया कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mv² है, ये फॉर्मूला है। आया कहाँ से, आखिर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो पूछ सकते हैं कभी, ठीक है, चांसेस कम होते हैं पर बता देता हूँ, बहुत कम चांसेस होते हैं ना, नहीं पूछेंगे लगभग, एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, कि आखिर ये फॉर्मूला आता कहाँ से। तो देखो यार, जैसे समझो कि m मास का एक ऑब्जेक्ट है जो u वेलोसिटी से चल रहा है। किससे चल रहा है बेटा, u वेलोसिटी से चल रहा है, और बाद में इसकी वेलोसिटी, मतलब इसमें इसको धक्का मारा या इसमें कोई एक्सेलरेशन आया, उसकी वजह से जो इसकी वेलोसिटी है वो v हो गई है और वो आगे चलता जा रहा है। मतलब शुरू में वो u वेलोसिटी से चल रहा था और बाद में v वेलोसिटी से। जैसे गाड़ी चल रही है एकदम बराबर, मैं आराम से चल रहा हूँ, एक्सीलेटर बढ़ा, आगे भाग गया मैं, समझे ना, आराम से अपन चल रहे और एकदम ये खींचा, ये आगे बढ़ गया। पहले u वेलोसिटी से था, अब v वेलोसिटी से है, समझ में आया। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी आया है, तो मैंने वो सब चीजें लिख दी कि इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, डिस्प्लेसमेंट आ गया s, एक्सेलरेशन आ गया, और m जो है वो मास है। एक बात बता, यहां से जब चीज यहां से इधर गई है तो इसके ऊपर फोर्स भी लगा होगा, ऑब्वियस सी बात है, लगा होगा ना, और डिस्प्लेसमेंट भी है तो वर्क भी आया होगा, इसका मतलब तो वर्क भी आया होगा। तो मैंने लिखा भाई कि यहां से वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस, लिख दिया F इंटू एस, ठीक है। W बराबर F क्या होता है, फादर बराबर माँ, ये तो बहुत बार कर लिया अपन ने बात, है ना, तो ये मैंने लिख दिया M, F की जगह M है और ये S, ठीक है। अब देखो आप, W इज इक्वल टू M, है ना, A की वैल्यू निकाल के बताते हैं आपको। देखो अपन सब ने ये पढ़ रखा है कि v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as होता है। यहां से a निकालें, देखना इसको इधर ले आओ, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, a निकालना है ना, ठीक है। 2s को नीचे ले आओ, तो देखो जरा 1/2, ठीक है, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, एक मिनट, ठीक है, इसको मैंने लिखा v² माइनस u² अपॉन 2s इज इक्वल टू a। तो ये मेरे पास a की वैल्यू है, इस a की वैल्यू को उठा के हम यहां पुट कर देते हैं, तो मैं रख देता हूं, देखना जरा, ठीक है, ये लिखा मैंने v² माइनस u² अपॉन, ठीक है, 2s ब्रैकेट बंद और ये s। अब आप ध्यान से समझना, w इज इक्वल टू 2 नीचे है, इसको बाहर निकाल लो, 1/2, m यहां पर ही रहेगा, मैंने लिखा v² माइनस u², और आप देखो इस s से ये s कैंसिल भी हो गया, ठीक है सर। तो आप देखो w इज इक्वल टू हाफ m। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर हम किसी भी चीज की इनिशियल वेलोसिटी को 0 मान लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में 0 ही होती है, ठीक है, वो चलना स्टार्ट करती है, तो यहां पर मैं 0 पुट कर देता हूं, तो ये v² माइनस 0 का स्क्वायर। आप बताओ मेरे को क्या बचा, w इज इक्वल टू हाफ m v², 0 से कोई मतलब रहा नहीं। और मैंने आपको कहा है कि वर्क को ही हम एनर्जी बोलते हैं, अल्टीमेटली दोनों की यूनिट भी सेम है, ठीक है, तो यहां पर यही वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो भैया वो एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, जो कि आया हाफ mv²। तो इस तरीके से हमारा डेरिवेशन होता है और ऐसे फॉर्मूला आते हैं, हालांकि नहीं पूछेगा पर बता दिया यार। देखो एक्स्ट्रा चीज थोड़ा सा पढ़ भी लेते तो कोई बड़ी बात नहीं है, आगे भी अपने को बड़ी क्लासेस में भी जाना है, ऐसा ना इसमें बैठे रहना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट का मास कितना दे रखा है, m दे रखा है ना, मास मेरे को दे रखा है बेटा m, मूविंग अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी मेरे को कितनी दे रखी है बेटा, वेलोसिटी मेरे को दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी मेरे को दे रखी है 25 जूल, कितनी दे रखी है 25 जूल, बढ़िया। What will be its kinetic energy when its velocity is double? उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब अगर मैं वेलोसिटी को डबल कर दूं, डबल मतलब 5 का मैं कर दूं 10। और what will be its kinetic energy when its velocity is increased 3 टाइम, और उसकी वेलोसिटी को अगर मैं 3 टाइम्स कर दूं तब क्या होगी। तो देखो यार बड़ा आसान काम है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं, देखना। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो होती है हाफ mv², ये मेरा फॉर्मूला,
ठीक है सर, ये हमारे पास में फॉर्मूला है ना। अच्छा सर, अब आप देखो मेरे पास में यहां से मैं काइनेटिक एनर्जी है मेरे पास 25 जूल, कितना दे रखी है 25 जूल है, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वी मेरे पास में कितना है 5 है, ये 5 रखा, ये लो सर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर भी 25, ये भी 25, इससे कैंसिल हो गया। तो एम मेरे पास कितना आ गया बेटा 2 आ गया है, 2 kg है ना। ये 25 से 25 खत्म, 2 इधर भेज दिया, एम मेरे पास आ गया 2 kg। ठीक है, अब मेरे से उसने क्या बोला कि आपको जो है अब काइनेटिक एनर्जी बतानी है, कब, जब आप वेलोसिटी को डबल कर दो। वेलोसिटी को क्या कर दो बेटा, डबल कर दो, तब आप काइनेटिक एनर्जी बताओ। ठीक है, लो अभी बता देते हैं वेलोसिटी को डबल करके, है ना। हाफ एम, एम कितना है 2 है, ये ले भाई, वी स्क्वायर 5 का डबल कितना होता है 10 का स्क्वायर, ये लो। तो काइनेटिक एनर्जी है ना, डबल वाले में मैं 2 लगा देता हूं यहां पे, ऐसा देखो 2 से 2 कैंसिल, 100 हो गया भैया 100 जूल। ठीक है, ये लो, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 100 जूल आ गई है। मतलब मैंने वेलोसिटी को डबल किया तो ये 100 जूल आ गई। ठीक है, अब बोल रहे ट्रिपल करके भी बताओ, अभी बता देता हूं यार, ट्रिपल करके कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, देखो ट्रिपल करके बताते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी को ट्रिपल करो, चलो हाफ है ना, एम कितना है मेरे पास में, एम है भैया मेरे पास 2, वेलोसिटी को ट्रिपल करना है मतलब 25 है पहले, और सॉरी पहले है मेरे पास वेलोसिटी 5, उसका ट्रिपल मतलब 15। ठीक है, तो 15 और उसका कर दिया मैंने स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो ट्रिपल करी जब अपन ने तब कितना आया, 15 का स्क्वायर होता है 225 जूल, ये मेरा आंसर है। ठीक है, ये लो, तो आपको समझ आ गए होंगे, डबल में 100 जूल आएगा और ट्रिपल में जो है 225 जूल आएगा बेटा। ठीक है, अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है इफ बोथ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डबल, मास भी डबल कर दिया और वेलोसिटी भी डबल कर दो। ठीक है, व्हाट विल बी द न्यू काइनेटिक एनर्जी कंपेयर टू द ओरिजिनल। ठीक है भैया, काइनेटिक एनर्जी ओरिजिनल वाली कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, नई वाली काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख देता हूं के ई डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूं, के ई डैश। कैसे निकालेंगे, हाफ मास क्या करने को बोला उसने, मास बोला भैया डबल कर दो और वेलोसिटी जो है वो भी डबल कर दो। मास को डबल करना मतलब 2m, m का डबल 2m, वेलोसिटी को डबल कर दो 2v और ये स्क्वायर। तो देखो जरा, के ई डैश बराबर हाफ इंटू है ना 2m इंटू 2 का स्क्वायर 4 और ये v स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी डैश इज इक्वल टू न्यू काइनेटिक एनर्जी, 2 से 2 कैंसिल हो गई, 4। अच्छा एक काम करते हैं, है ना, 2 से 2 कैंसिल नहीं करते हैं वरना गड़बड़ हो जाएगा, इसको अपन 2 ही रहने देते हैं। ठीक है, अपन से तो उससे कंपैरिजन पूछा है ना, ये 2 ही रहने देते हैं। अच्छा देखना, मैंने लिखा यहां से 4 2 जा 8 इधर आ गया भाई, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ ये लिखा, एम लिखा और पीछे कौन है, v है, वो लिखा। ठीक है, तो के ई डैश इज इक्वल टू 8, हाफ एम वी स्क्वायर कौन है, पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी जो कि के ई है। ठीक है, तो के डॉट ई, तो भैया नई वाली काइनेटिक एनर्जी जो है वो पुराने वाली की 8 टाइम्स आएगी। देखो ना, ये हाफ एम वी स्क्वायर कौन है, ये के ई तो है, तो ये के ई लिख दिया, मतलब 8 टाइम्स आ रही है बेटा। ठीक है, 8 टाइम्स हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल एंड द वेलोसिटी इज रिड्यूस टू हाफ। ठीक है, फिर हम लिख देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितना होता है कि हाफ एम वी स्क्वायर होता है। नई वाली के लिए उसने क्या बोला, तो डैश लगा दो और बोला कि मास को तो तुम कर दो भैया, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल, मास को तुम कर दो डबल मतलब 2m कर दो, और वेलोसिटी इज रिड्यूस टू हाफ, वेलोसिटी को तुम हाफ कर दो, मतलब v अपॉन वेलोसिटी को तुम v हाफ करने को बोला ना, तो v अपॉन 2 कर दो। ठीक है, और स्क्वायर लगा दो, इसको सोल्व करो आप, देखना इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, यहां से ये आया 2m और ये हो गया v स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है बेटा, चलो आप देखो यहां से क्या आता है, के ई डैश बराबर
हाफ में ऐसा का ऐसे ही रखूंगा, इससे मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, ठीक है। ये देखो ये तो कैंसिल हो रहा है, ये 2 टाइम्स हो रहा है, तो आप देखो हाफ एम वी स्क्वायर मल्टी ये 1/2, ये 1/2, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, ये पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने इधर लिखा नई काइनेटिक एनर्जी जिसको के ई डैश से रिप्रेजेंट किया, हाफ एम वी स्क्वायर को मैंने लिख दिया पुरानी काइनेटिक एनर्जी बेटा, ठीक है, और मल्टी में 1/2, ठीक है। तो कहने का मतलब पता है क्या आया कि नई काइनेटिक एनर्जी जो है वो पुरानी काइनेटिक एनर्जी का हाफ हो जाएगी। कितना हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, देखो इसके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चन हैं, ढेर क्वेश्चन है इसके ऊपर भैया, है ना। क्या कह रहे हैं सुनना, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब जितने भी फोर्स वर्क कर रहे हैं उस वो भैया काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होते हैं, ठीक है। इसको हमने ऐसे भी लिखा वर्क इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जिसको हम ऐसे शॉर्टकट में लिख देते हैं W बराबर के ई एफ, एफ का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, आई का मतलब इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल बेटा, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसी को हम वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। ये वर्क है और ये एनर्जी है, इसलिए इसको वर्क एनर्जी थ्योरम बोल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास, मास कितना बोला इसने मेरे को, मास मेरे को दे रखा है 20 kg का, ठीक है। फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, चेंजेस इट वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी मेरे को दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी मेरे को दे रखी है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स, ठीक है। आपसे जो है वर्क डन पूछा है, डब्ल्यू की वैल्यू पूछी है, ठीक है। वर्क डन पूछा ना, चलो अभी बताते हैं। देखो मेरे को इतना पता है सर कि वर्क डन जो है ना, W बराबर हम लिखते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, हम ये लगाएंगे और काम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो देखो आप जरा, W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम, और इनिशियल के लिए तो इनिशियल वेलोसिटी भी u है, इसलिए हाफ एम u स्क्वायर लगा दिया, समझ आया, ठीक है। तो यहां से देखो आप W इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, m मेरे को कितना दे रखा है बेटा 20 kg, ये ले 20 kg। वेलोसिटी मेरे को कितनी दे रखी है, v की वैल्यू वो 2 दे रखी है, तो यहां से मैंने 2 का स्क्वायर लिखा माइनस हाफ, m की वैल्यू है 20 और u कितना दे रखा है 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर लिख दिया। सॉल्व करते हैं इसको, देखना जरा यहां से क्या आएगा, ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो इससे इसको काट दो, है ना, ये तो हो गया 10, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का मल्टी 10 से कर दो, कितना होगा 40, ठीक है। 10 इंटू 4 40 माइनस, फिर देखो इससे इसको काट दो आप, ये 10, ये कितना है 5 का स्क्वायर 25, 25 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 250, ठीक है। तो W मेरे पास कितना आ गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस का 21 जूल, ठीक है, 210 जूल, ये हमारा आंसर है। तो वर्क कितना आया, माइनस का 210 जूल बेटा, ठीक है। वो माइनस का साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है, किसको बता रहा है, डायरेक्शन को, है ना, कि भाई कोई सी गाड़ी जो है वो पहले किससे चल रही थी, वो चल रही थी हमारे 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, और फिर बाद में वो उस पर ब्रेक लगे होंगे जब जाके, तो वो 2 मीटर पर सेकेंड से चलने लग गई। इसका मतलब उसमें वर्क अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, इधर से, इसीलिए वो डिस्प्लेसमेंट तो इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर और वर्क इधर है, इसलिए वर्क के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एम मेरे को कितना दे दिया भाई इसने 1500 kg, ओके, मैंने लिख दिया 1500 kg, ठीक है। अब क्या बोला है, एक कार है जो कि 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी मेरे को दे दी है वो है 72 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है, ये दे दिया मेरे को। कन्वर्ट कर लूँ क्या इसको मीटर पर सेकंड में, तो 72 इंटू किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ऐसा। इसको इससे काट दो आप, तो क्या आएगा ये देखो, 18 चौक 72, ये कटिए ना 4 टाइम्स, 4 इंटू 5 कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, वो कार क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन टू बी डन, है ना, स्टॉप अ कार को स्टॉप करना है, मतलब भाई वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। तो फाइनल वेलोसिटी मेरी कितनी है बेटा 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो मेरे को वर्क डन यहाँ पे पता लगाना है, तो सिंपल वर्क डन इज इक्वल टू, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू, ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो वर्क इज इक्वल टू हाफ, देखना एम v की वैल्यू कितनी है 0 है, कितनी है बेटा 0 का स्क्वायर, माइनस हाफ m मेरे को दे रखा है 1500, ठीक है। u मेरे पास कितना है, यहाँ पे u की वैल्यू है भाई अपने पास 20 मीटर पर सेकेंड, तो मतलब 20 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ m की वैल्यू रखना चाहो तो रख लो, 1500 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 से मल्टीप्लाई करके खत्म ही होने वाला है, ठीक है। तो वर्क हमारे पास कितना आया, वो आ गया सर हमारे पास में, देखो इसको 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 400 का आधा कर दो आप 200, ठीक है। तो मेरे पास में आ गया माइनस, ठीक है, 400 का आधा हो गया 200, मतलब 1500 इंटू 200, ठीक है। इसको काट भी दिया मैंने, है ना। चलो, तो वर्क हमारे पास कितना आया बेटा, ये आया है 15 दूना 30, 30 लिखा, ठीक है। कितने 1 2 3 4, 1 2 3 4 जूल बेटा, ठीक है, ऐसा ये वर्क आ गया। आप चाहो तो इसको किलो जूल की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू माइनस का 30, है ना, लास्ट के 3 जीरो लिख लो आप, तो पीछे के 300 हो गया, ये लो। और जो लास्ट के 3 जीरो होते हैं इसको हम के बोल सकते हैं ना, 1000 को ही के बोलते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया किलो जूल, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है, ये लो। तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, ठीक है भाई, एक m मास की गाड़ी है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू द रेस्ट। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाले ये का यही सवाल है, ठीक है। बस ये फॉर्मूले में यही लाके छोड़ना पड़ेगा हाफ एम वी स्क्वायर तक, और अपना सवाल खत्म हो जाए, सॉरी माइनस हाफ एम यू स्क्वायर अपना आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क, आप मेरे को आंसर बताना सॉल्व करके कॉमेंट के अंदर के कितना आएगा इसका, ठीक है। प्रॉपर सॉल्व करके बताना, है ना। किताब कॉपी सब पक्के से ले लुआ के बैठो, ढंग से तैयारी करना बेटा, ठीक है। अच्छा, एक और बात है ना, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए ना, देख लो, जैसे नोट्स वगैरह चाहिए होते हैं किसी को, तो आप वो मेरी एप्लीकेशन है आई कोचिंग, आप उससे ले सकते हो, ठीक है। साइंस के नोट्स भी अवेलेबल है और एसएसटी के भी अवेलेबल है बेटा, कलरफुल नोट्स हैं, ठीक है। देख लो, आपको मैं क्वालिटी चेक करा देता हूँ, है ना, क्या क्वालिटी के नोट्स है हमारे पास में। जैसे देखो टिश्यू चैप्टर का खुल गया है, ये देखो आप, ऐसे नोट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, बढ़िया एकदम सारा, इसमें सब कुछ दे रखा है, एक ही में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ई बुक सेक्शन से भी नोट्स ले सकते हो आप, ई बुक भी ले सकते हो इन सब चीज़ों की, क्लियर। सेम टू सेम जो है आपको एसएसटी के भी मिल जाएंगे, है ना, एसएसटी के चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। देखो ना, ये देखो दिखाते हैं आपको, ये रहा, ये क्वालिटी के नोट्स है बेटा एसएसटी के, ठीक है। चलो, तो चाहिए हो तो ले लेना आप लोग, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आई कोचिंग ऐप का लिंक दे रखा है, ठीक है। और हाँ, मज़ा आ रहा हो, थोड़ा अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना, मेरे को भी फायदा होगा भैया, है ना, ठीक है। और आप लोगों की तो मैं मेहनत करके पढ़ा ही रहा हूँ, मेरे चैनल पे मैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश सब सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, शानदार एनिमेशन के साथ में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक वाइक कर देना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या पोटेंशियल एनर्जी, पीई, इसको पीई से भी रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इसको यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, नाम से समझ में आ रहा है पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल होना,
है ना। अच्छा, तो क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। वो पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी आ रही है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी? स्केलर क्वांटिटी है और एनर्जी है, तो इसको जूल में ही हम लोग नापेंगे भाई, इसलिए इसकी यूनिट जूल है। एग्जाम्पल काफी सारे दे रखे हैं, जैसे देखो ये हमारे पास जो है क्या है, ये धनुष है, ठीक है। ये पकड़ा और ऐसे पकड़ के, ध्यान से समझना, धनुष को ऐसे पकड़ा और ये पीछे खींचा, ठीक है, बाहुबली बन गया अपन, ठीक है, ऐसा। अब मैं इसको जब ऐसे पकड़ के रख रहा हूं, होल्ड कर रहा हूं ना, पोजीशन पे अटका के रख रखा है ना, तो इस समय इसके अंदर जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। और जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, फक करके ये शुर करके गया, तीर गया ना, एरो गया भाई, वो जो तीर जा रहा है अब उसमें काइनेटिक एनर्जी, मतलब आप ऐसे पकड़ के रख रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी, छोड़ देते हो तो काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही आपको बताता हूँ, जैसे ये देखो, इसमें ये खिलौना है, इसमें मैंने चाबी भर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये घुमा रहा हूँ चाबी, देखो अब ऐसे होल्ड करके रख लिया मैंने, रोक लिया इसको, तो अब इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा भाई ये काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब इसको होल्ड करके रखना, ठीक है। अच्छा, और देखो आप जैसे स्प्रिंग है, अब स्प्रिंग को मैंने ये ऐसे चबत दिया और छोड़ दिया, तो आप चबत के रख रहे हो ना इसको, ये पोटेंशियल एनर्जी है बेटा। कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी है। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, जैसे और बता देता हूँ, और एग्जांपल देख लो, है ना। जैसे भैया ये हमारे, मेरी इस बुक को मैंने ऐसे होल्ड करके रख रखा है, कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी है इसके अंदर ये, ठीक है। अच्छा, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द हाइट अबव अर्थ सरफेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आएगा, है ना। ठीक है, कि कोई सी भी चीज को अगर हम हाइट पे, जैसे ये आपके नोट्स हैं, इसको मैं ऐसे हाइट पे ऐसे रख लेता हूं, ठीक है, इस तरीके से, तो इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी है ना, किसी हाइट पे है ना, धरती से ऊंचा है, इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी है हमको वो कैलकुलेट करना है। तो वो होती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। क्या होता है वो? mgh। कैसे आया सर? अभी बताता हूं कि किस तरीके से निकल के आया है, ध्यान से समझना, है ना। देखो मेरे को पता है कि F बराबर होता है ma, है ना, ठीक है। अच्छा ऐसे नहीं, इसको ऐसे समझाते हैं। मेरे को पता है कि W बराबर होता है F इंटू S, ठीक है। W बराबर F होता है ma और ये S, ठीक है। W बराबर m। अब हम जब ऊंचाई के हिसाब से बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी के हिसाब से हो जाएगा, तो एक ही जगह पे g लिखेंगे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाइट हो जाएगा, तो s की जगह पे h लिख देंगे, और इसी वर्क को हम पोटेंशियल एनर्जी भी बोल देंगे। तो भाई मेरे पास आ जाएगा P बराबर mgh। इस तरीके से फॉर्मूला निकल के आया, देख लो आप, ये रहा, ठीक है। समझ आया कैसे निकाल रहे हैं, है ना। चलो वापस से रिपीट कर देता हूं, देख लो भले, है ना। क्या है भैया हमारे पास? W बराबर होता है Fs, W बराबर F को लिख दो आप mg और S को लिख दो h, हो गया काम खत्म, ठीक है। यही हमारी पोटेंशियल एनर्जी है बेटा किसी भी हाइट पे। तो m क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन kg, g जो है एक्सेलरेशन है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, हाइट जो है वो भैया हाइट तो हाइट है ना, अर्थ की सरफेस से मीटर में लेना है हाइट को, और पोटेंशियल एनर्जी को जूल में लेना है, मास kg में लेना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से सुनना। फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg। मास कितना दे रखा बेटा? 10 kg का, ठीक है। व्हेन इट इज एट हाइट ऑफ, हाइट कितनी दे रखी है बेटा? 6 मीटर। अबव द ग्राउंड गिवन जी मेरे को कितना दे रखा है बेटा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ ली है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh लगाऊंगा, है ना। m की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10, ये लिख दिया 10, g है 9.8 और हाइट है 6 बेटा, ठीक है। ये लो मल्टीप्लाई कर लो इसको, 98 का मल्टी 6 से कर दो आप, सिंपल सा। तो ये 98 और मल्टी 6 कितना हो जाएगा? 48 का 8 से लगा 4, ठीक है, 9 छंग 54, 54 और 4 58, 588 जूल, ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान है, मतलब ऐसे कुछ बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से समझो, है ना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg, मास कितना दे रखा है भैया मेरे को? 12 kg का दे रखा है। इज एट सर्टेन हाइट
अबव द ग्राउंड, ठीक है। एक 12 kg का मास है जो कि जमीन से कुछ हाइट पे है। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480 जूल, मेरे को पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है ऑब्जेक्ट की, वो दे रखी है 480 जूल। फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है। जी कितना लेना है वो भी बता दिया उसने, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है और आपसे हाइट की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो हमको फॉर्मूला आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है mgh, है ना। पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है 480, ये लिखूंगा। m मेरे को दे रखा है 12 kg, है ना। g मेरे पास है 10 और हाइट मेरे को पता लगाना है, तो जो मल्टी में उसको डिवाइड में कर दो आप। 480 अपॉन, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया 120 इज इक्वल टू h, 0 से 0 गया, इससे ये गया 4, तो h कितना आ गया बेटा 4 मीटर। ये मेरा आंसर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब ऐसे कोई महान क्वेश्चन नहीं चल रहे हैं, इजी है, ठीक है। बढ़िया सवाल है ना, अच्छा खासा काम हो जाएगा आपका एग्जाम में, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अ पोर्टर लिफ्ट अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। एम कितना दे रखा है मेरे को, 15 kg दे रखा है ना। कुली ने लगेज को उठा रखा है, 15 किलो का लगेज है उसको। एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, उसने अपने हेड पे रख रखा है, तो हाइट दे दी मेरे को 1.5 मीटर की। कितने की बेटा 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज, जी मेरे को दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और आपसे वर्क डन बाय हिम पूछ लिया, W आपसे पूछ लिया है, ठीक है ना। M दे दिया, पुट्स इट ऑन हेड, हेड के ऊपर रख रखा है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज, ठीक है। मतलब सवाल क्या है, सवाल ये है कि भाई एक चीज है, ठीक है, जैसे ये है, ये जमीन पे रखे हुए थे, मैंने इसको ऐसे उठाना है, उस कुली को इसको ऐसे उठाना है और ऐसे रखना है, ठीक है। तो जब वो उसको ऐसे उठाता है और ऐसे रखता है ऐसे, तो उसने कितना वर्क किया है आपको ये कैलकुलेट करना है ना। तो भाई ये तो पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क, है ना। तो हमने यहाँ पर लिखा कि भाई वो पोटेंशियल एनर्जी ही होगा mgh, ठीक है। और उसको आप चाहो तो वर्क लिख लो। m की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, g आपको 10 दे रखा है और h आपको 1.5 दे रखा है, ठीक है। तो W इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 225 जूल, ठीक है। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, स्टेटमेंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है देखो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, अब ये थोड़ा ऐसी फीलिंग आएगी, है ना, और ये वो फिलोसॉफी वाली फीलिंग आएगी क्या, कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना उसको मिटाया जा सकता है, समझे। उसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा। और जैसे आप 10th में जाओगे ना तो आपको एनर्जी हटके मास हो जाएगा, बस इतना ही फर्क आएगा, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन बनेगी कि भैया एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसको भाई आप बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल से समझाता हूं तो थोड़ा और बढ़िया समझ में आएगा। देखो जैसे ये इलेक्ट्रिक फैन है ना। इलेक्ट्रिक फैन में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, बिजली से चलता है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। काइनेटिक कैसे, बिजली गई चलना स्टार्ट हो गया, ड्र पंखा घूम रहा है ना, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो देखो एनर्जी का कन्वर्जन हुआ ना, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है ऐसा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है ऐसा। तो यहाँ पे जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हुआ है। क्या हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हुआ है, ठीक है। जैसे मिक्सर है, मिक्सर में भी क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। देखो ना आप, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाएगी और काइनेटिक एनर्जी वो घूमने लग जाता ना अंदर, ठीक है। जैसे आप देखो बैटरी, बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं इसलिए केमिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी से भैया बैटरी से क्या बनता है, बिजली बन जाती है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी आ जाती है, तो केमिकल से इलेक्ट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक एनर्जी गई और उधर से हीटर मतलब हीट, गरम गरम लगता है ना, तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया।
इलेक्ट्रिक केटल, वो केटल नहीं आती है चाय की केटली जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हो, कैसे हो रहा है भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में। इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से हीट में कन्वर्ट होता है, हीट जलती है, उसके बाद फिर लाइट जलने लग जाती है। ठीक है, बल्ब ऐसे ही तो जलता है, पहले इलेक्ट्रिसिटी घुसेगी, फिर उसका फिलामेंट जो है वो गर्म होगा, वो हीट होगा, तब जाके उसमें जो है लाइट आएगी, तो आखिरी में लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। टॉर्च में क्या होता है? केमिकल होती है, सेल है ना, केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये एनर्जी का कुछ कन्वर्जन है बेटा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या है? अब बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। ठीक है, अभी बता देते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास एक बैटरी है और ये बल्ब है, कनेक्ट कर लेता हूँ, कनेक्ट नहीं कर रहा मैंने। ठीक है, बल्ब जलेगा कैसे वरना, है ना, ये रहा। ठीक है, इसके अलावा एक और से कनेक्ट कर लेते हैं, एक वायर और ले लेते हैं अपन, ये लो। ठीक है, यहाँ से जो है ये अपन ने कनेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, बैटरी से जो है ये बल्ब चल रहा है, तो आपको एनर्जी कन्वर्जन बताना है। तो सिंपल है भाई, बैटरी में कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी से फिलामेंट गर्म हुआ, गर्म हुआ मतलब हीट एनर्जी, हीट एनर्जी के बाद वो बल्ब जगमग हो गया भाई, चल पड़ा वो, तो उसको बोलेंगे लाइट एनर्जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको अच्छे से समझना, इसके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, देखो अच्छे समझो। मेरे पास में यहाँ पे एक बॉल है, फ्री फॉल मतलब बॉल, इसको मैं ऐसे ऊपर से छोड़ रहा हूँ, यूं करके छोड़ता हूँ, तो उस केस में कौन कौन सा क्या क्या एनर्जी का हो रहा है काम पूरा, वो हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो, अगर मैं इस ए पॉइंट पे बात करता हूँ, तो जब बॉल को मैंने ऐसे पकड़ रखा है, अब वो चल तो नहीं रही ना, चल तो नहीं रही है। ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इस केस में जीरो होगी भाई, वेलोसिटी है नहीं, वेलोसिटी नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। ठीक है, अब वो इस जगह पर है ऊपर, हाइट है फुल फाल, अच्छी खासी हाइट है, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी होगी, मैंने अभी बताया, और वो mgh है। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी और वो mgh होगी, हाईएस्ट होगी, कहने का मतलब अच्छी खासी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अब समझो बॉल गई और ऐसे गिर के ढपाक करके जमीन पे टकरा गई, है ना, जमीन पे टकराने से जस्ट बिफोर क्या हो रहा होगा? देखो, जब वो जमीन पे टकरा रही है उस समय इसमें काइनेटिक एनर्जी भयंकर होगी एकदम, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी बेटा, है ना, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? यहाँ जमीन पे तो हाइट खत्म तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, mgh, h जीरो कर दो, पूरा ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर बी वाला, कहीं बीच में हवा में क्या हो रहा होगा, तो जब वो ऊपर से आ रही होगी, तो जब वो ऐसे चल के आती है ना, यूं चल के आ रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है बेटा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। वो जैसे जैसे जमीन के पास में जाती है ना, तो उसकी हाइट कम हो रही है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है ना बेटा, वो मैक्सिमम है, मतलब बढ़ती है, इधर बढ़ रही है, मैक्सिमम नहीं बोलना, बढ़ रही है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो क्या हुआ, ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। कितनी थी? मैक्सिमम थी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही नीचे जाते जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और पोटेंशियल घट रही है, और बिल्कुल नीचे चले गया तो पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जो है एकदम भयंकर मैक्सिमम होगी। यहां पर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो कंजर्वेशन ही तो हो गया। बताओ, इन दोनों का जो चीजें दोनों को मिला के बोले तो देखो, पहले एक यहां पर ज्यादा था, जैसे mgh ज्यादा है, मैक्सिमम है, तो एक जीरो था, नीचे बढ़ते जा रहे हैं तो देखो उल्टा हो गया, काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो गई और पोटेंशियल जीरो हो गई, उल्टा काम हो गया। ठीक है, और बीच में जो है कहीं ना कहीं बैलेंस से चल रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल जो है वो घट रही है। तो ये तीनों पॉइंट जो है मैंने यहाँ पे लिख भी रखे हैं आपके लिए। क्या 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 देखो, पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, काइनेटिक जीरो होगी क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो mgh होगी। ठीक है, अब ये एक बात और बता दूं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है समझना, है ना, अगर किसी को ये नहीं पता है तो वो भी लिख देता हूं उसके लिए, कि मैकेनिकल एनर्जी शॉर्टकट में लिख रहा हूं ME बराबर, वो होती है बेटा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम को
हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, इन दोनों को मिक्स करके, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी पूछूं इन दोनों का सम क्या होगा, तो mgh प्लस 0, तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी आएगी इस जगह पे, मैकेनिकल एनर्जी कितनी आएगी mgh प्लस 0 मतलब mgh आएगी, ठीक है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी है आपकी एक्चुअल में, ठीक है। ऐसा यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कितनी आएगी बोलो, यहाँ पर mgh, ये देखो mgh तो 0 हो गया ना, पोटेंशियल तो 0, और काइनेटिक कितनी है, मैक्सिमम है, ठीक है। ऐसा, तो ये मैक्सिमम है, ऐसा, तो ये दोनों बैलेंस करके चलती है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ये सम हमेशा कितना आता है, कांस्टेंट आता है, ठीक है। ऐसे ही पॉइंट बी पर देखो क्या है भैया, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी क्योंकि हाइट जो है वो डिक्रीज हो रही है और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और लास्ट में जो है पोटेंशियल वाली 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो काइनेटिक जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन टोटल फिर भी mgh ही आएगा, ठीक है, टोटल यहाँ पर भी mgh ही आएगा। बढ़िया, चलो क्वेश्चन खेलते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, ठीक है, वो तो पता ही है भाई, यहां से तुम किसी चीज को छोड़ोगे, हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज ही होगी। डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, भले ही भैया पोटेंशियल एनर्जी तो तुम्हारी कम हो रही है लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना, वही पोटेंशियल एनर्जी जो है तेरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यहां पर क्या हो रहा है पता है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, तो क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही तो होता है कि एनर्जी जो है नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर। देखो, इससे इसमें कन्वर्ट हो रही है, तो भैया यहाँ पे कोई वॉयलेट नहीं हो रहा लो, ठीक है। अच्छा, तो लिख भी दिया है मैंने प्रॉपर, जो आपको समझाया है वो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, a freely falling object eventually stop on reaching the ground, what happened to its kinetic energy, ठीक है, वो ग्राउंड के पास में जाएगी, उस समय उसमें क्या काइनेटिक एनर्जी में होगा, देखो, तो ना freely falling object stop on the ground, its kinetic energy is convert into another form, उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में और डिफॉर्मेशन एनर्जी में, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे, देखो समझो इस बात को, ऐसे समझो कि मेरे पास में पेन है, ठीक है, ये पेन ऐसे आके इस पे गिरेगा भट, ये ग्राउंड है, इस पे आके गिरा, ऐसे करके गिरा भट, तो ये काइनेटिक एनर्जी है, इस पे आके गिरा भट, जैसे ये गिरेगा, सुनना, तो ये वाली जगह थोड़ी गर्म होगी कि नहीं, एकदम कोई सी चीज बहुत तेज आके टकराएगी तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। दूसरी, जब ये इससे टकराएगा तो साउंड आएगा, ऐसे टकराएगा ना भड़ करके साउंड आएगा, तो भाई साउंड एनर्जी भी बनेगी। तीसरी बात, जब वो जिस भी जगह पे गिर रहा है उस जगह की थोड़ा बहुत तो उसमें चेंजेस करेगा ना, मतलब उसकी शक्ल बिगाड़ देगा कि नहीं बिगाड़ देगा, उस जगह पे कुछ तो बिगाड़ा करेगा ना, तो डिफॉर्मेशन एनर्जी हो गई। कौन सी हो गई बेटा, डिफॉर्मेशन, ठीक है। माइन्यूटली देखोगे आप, बिल्कुल माइक्रोस्कोप से देखोगे तो दिखेगा कुछ तो डिफॉर्म हुआ है, ठीक है, तो इसलिए उसको डिफॉर्मेशन एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 5 kg बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, भैया एक 5 kg की बॉल है जिसको हमने किससे गिराया भैया, हमने उसको गिराया 10 मीटर की हाइट से, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जरा, फाइंड द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल, आपको इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी 8.A, तो नीचे A लिख देता हूं, वो क्या होता है, mgh होता है बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी 8.A इज इक्वल टू m कितना है 5 है, g कितना है बेटा हमारे पास, हम ले लेते हैं, इसने बोल रखा है 10 लेने को, तो 10 ले लेते हैं, और हाइट कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है, तो ये 10 ले लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई कर दो आप, 500 जूल, ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी है इस जगह पे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये लो, वो कितना आ गया 500 जूल, ये आ चुका है, ठीक है, बढ़िया। दूसरा क्या बोल रहे हैं, बी वाला पार्ट देखो आप, क्या बोल रहे हैं बी वाले पार्ट में, है ना, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड। आपको जब ये बॉल ऐसे चल के यहां आ रही है और जब ग्राउंड पे हिट करने वाली होती है, एकदम टच करने वाली, उससे जस्ट बिफोर, ठीक है, आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ ली है।
अब दो तीन तरीके हैं इसके, दो तरीके हैं बेसिकली, दो तीन तो नहीं है, दो ही है। क्या किया तो आप यहाँ से जो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। एम मेरे पास में दे रखा है उसने 5, आप वी निकाल लो। वी कैसे निकालोगे, हाइट दे रखी है तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as मतलब 2gh वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। या आप बेस्ट काम करो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगा दो यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे को इतना पता है कि भाई एनर्जी कंजर्व है, मतलब यहाँ पर जितनी पोटेंशियल, यहाँ पर जितनी मैकेनिकल एनर्जी होगी उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर भी होगी, ठीक है। तो मैंने लिखा मैकेनिकल एनर्जी, है ना, मैकेनिकल एनर्जी 8 पॉइंट ए, ठीक है, ए पॉइंट पे इज इक्वल टू होगा मैकेनिकल एनर्जी 8 पॉइंट बी। बताया ना, ए पे जितनी मैकेनिकल एनर्जी उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी बी पर। कैसे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही तो पढ़ा ऊपर हमने कि यहां पर जितनी मैकेनिकल एनर्जी उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी यहां पर, ठीक है। अब मैकेनिकल एनर्जी का मतलब मैंने बताया कि भाई ये तो पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर प्लस काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पर प्लस काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर, ठीक है। ए पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस ए पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बी पर पोटेंशियल और बी पर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अब आप समझो इस बात को, देखो ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, बोलो कितनी है, 500, ये लिखा मैंने 500 जूल प्लस ए पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उसको रोक रखा है उसको, वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, ठीक है। तो यहां पर जो है काइनेटिक एनर्जी बेटा जीरो है ऊपर, क्योंकि पकड़ रखा है ना आपने, वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट। अब आप बताओ इस जगह पे हाइट तो खत्म हो गई, हाइट खत्म हो गई तो एम जी एच, एच जीरो तो पूरा ही जीरो हो जाएगा। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा वो इस जगह पे जीरो होगी, ठीक है, बिल्कुल जीरो हो जाएगी, है ना। अच्छा सर, और कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और उसी को हमको निकालना है ना। तो ये बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी हमको इस पे निकालना है बी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट, ठीक है। तो देखना जरा ध्यान से, यहाँ पे है 500 प्लस जीरो है तो 500 हो गया और के हमारे पास आ गया बेटा कितना, के आ गया हमारे पास 500 जूल, ये आ गया 500 जूल, ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन होता है खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ 5 kg बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक 5 kg की बॉल है, इसको मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं ऐसे, और उसमें वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कैलकुलेट द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। इस पॉइंट से फेंक रहा हूं यहां पे, है ना, ऐसा मैं लिख भी देता हूं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के ई आई लिख देते हैं इस जगह पे, ठीक है, ऐसा। तो देखो वो कितनी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा। चलो v की जगह आप चाहो तो u भी लिख सकते हो, ठीक है। यहां पर देखो हाफ, एक सेकेंड इसको यहां से हटा देते हैं और कंफ्यूजन ना हो फालतू का, अरे ये कहाँ गया, हाँ, इसलिए मैं इसको यहाँ से v की जगह पे u लिख देता हूँ, ठीक है, कि हाँ शुरू वाला इनिशियल है। तो देखो जरा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वो भी कौन से पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे है, आप यहाँ पर भी बी लिख दो ताकि कोई कंफ्यूजन ना होगा आपको बाद में पढ़ोगे तो, ठीक है। ये लो बी इज इक्वल टू हाफ, एम कितना है 5 है, u कितना है बेटा 10 है मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर कर दो तो काइनेटिक एनर्जी 8b इज इक्वल टू, ये कितना हो गया हाफ इंटू 5 और 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कितना आएगा, ये 500 का आधा 250, 250 जूल, ठीक है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी आएगी बेटा 250 जूल, ये मेरी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट, वो इस हाइट पे पहुंच जाएगा तब कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, जमीन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो, क्योंकि हाइट है नहीं, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक है। ऊपर पहुंच गया, ऊपर जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपने जैसे उसको फेंका ऐसे वो ठेठ ऊपर पहुंचा, वेलोसिटी जीरो होगी तभी तो नीचे आएगा वापस, वेलोसिटी जीरो है,
ठीक है, ये लो, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इस जगह होगी और वही मेरे से उसने पूछा है ए पॉइंट के ऊपर। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, देखना जरा। तो बी पॉइंट पे अपन को कैलकुलेट करना है, बी वाला क्वेश्चन करना है। तो हमको पता है मैकेनिकल एनर्जी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी पॉइंट, ये होगा क्यों है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी, ये लिख लिया। ठीक है, बताओ पोटेंशियल एनर्जी एट ए पे कितनी है, निकालेंगे। चलो भैया, ए वाला तो निकालना है। ए पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है, ये 0 लिख दिया यहाँ पर, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बी पर वो कितनी है, 0 है, ये लिख दिया 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी बी पे, काइनेटिक एनर्जी कितनी है बी के ऊपर, बोलो वो कितनी है, 250, तो 250। तो ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गया, ए पे आएगा 250 जूल, ये हमारा आंसर है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सेम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन फिर आपको होमवर्क देता हूं मैं, है ना, कर भी लेना आप घर पे, ठीक है, आराम से, नहीं आए बता देना कमेंट में, है ना, आंसर बताना मेरे को इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलुस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय डिस्कसिंग द एनर्जी चेंजेस विच अकर वी draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate. Why does the bob eventually come to the rest? What happened to energy eventually? It is a violation of law of conservation of energy, ये सब पूछ रहा है आपसे। ठीक है, एनसीईआरटी का ही कॉन्सेप्ट है, वो समझा रहे हैं आपको, है ना, क्वेश्चन की फॉर्म में। देख लो आप ध्यान से, मेरे पास में एक पेंडुलम है, पेंडुलम आप सबने देखा ही होगा, है ना, पेंडुलम होता है ना जो ऐसे से चलता रहता है, इस तरीके से जो है मूव करता रहता है, ये पेंडुलम है भैया अपना। ठीक है, ऐसा। ठीक, चलो आप ध्यान से देखो, पेंडुलम देखो ना, नहीं देखा, अरे किसको पेंडुलम बनाया यार, कोई चीज भी तो नहीं दिख रही, जैसे ये देखो गिर जो गया ना तो 12 बज जाएगी। ठीक है, देखना इधर देखो, ये पेंडुलम है, ये देखो, ये पेंडुलम है बेटा, क्या है ये पेंडुलम है। ठीक है, अच्छा, तो आप ध्यान से समझना है कि इसमें हो क्या रहा है, अच्छे से समझो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। देखो, जब हमने इस बॉल को, यहां थी, रेस्ट पे थी, इसको पकड़ा, इसको पकड़ के हम डर यहां लाए और यहां लाके मैंने छोड़ा, मैं इसको यहां ला रहा हूं और छोड़ रहा हूं, तो ये कैसे चलेगी, ये इधर आएगी, फिर यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ जाएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, और धीरे 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 वापस रेस्ट पे आ जाएगी। ऐसे होने वाला है कि नहीं होने वाला है? ठीक है, जब इसको मैं मैक्सिमम उधर खींचता हूँ तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, एक्सट्रीम पोजीशन है, इस समय मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि हाइट पे होगा, मैक्सिमम हाइट पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। और जब ये रुक जाएगा ना, आप बिल्कुल ठेठ कोने में ले जाके छोड़ रहे हो तो रुका हुआ है, वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। ठीक है, जब वो यहाँ से चल के आया, ज़र्र यहाँ आ रहा है, इस जगह पे हाइट 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बहुत तेज होगी। यहाँ से देखो ना, जैसे ही यहाँ आता है जूम ऐसे निकल जाता है, फिर आता है जूम ऐसे निकल जाता है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है, और पोटेंशियल 0। सेम यहाँ पर बताओ आप क्या होगा, यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक जो है वो 0 होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है, यही सब बातें मैंने यहाँ पर लिख भी रखी है। ठीक है, ये सब के ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, ये सब कुछ यहाँ पर मैंने आपको लिख के दे रखा है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट, पावर। क्या है हमारा टॉपिक नेक्स्ट? पावर। क्या, आखिर पावर क्या होता है, देखना जरा, पावर किसको कहते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। क्या है? वर्क को करने के लिए जो रेट होती है उसको पावर बोलते हैं, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क। ठीक है, या एनर्जी ट्रांसफरिंग इज कॉल्ड पावर। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके ऊपर भी फिर पीछे क्वेश्चन है। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, है ना, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर को हमने पावर को P लिख दिया और वर्क को W लिख दिया और टाइम को T लिख दिया। ठीक है,
अच्छा, तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। एक और फॉर्मूला भी होता है, पावर को वर्क की जगह पे हम एनर्जी भी लिख सकते हैं, ऊपर भी बोला मैंने आपको। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम भी होता है, ठीक है। अच्छा सर, पावर जो है उसकी एसआई यूनिट वाट होती है। क्या होती है? वाट। अपुन तेरी वाट लगा देगा, सुना होगा ना आपने, वाट लगा देगा, वो ये वाट है, ठीक है। वाट भी होती है। वॉट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जेम्स वॉट की वजह से, इन्होंने बताया होगा, है ना, इनका नाम था जेम्स वॉट, इनके मान सम्मान में रख रखा है वॉट, ठीक है। इसको हम जूल पर सेकंड भी बोलते हैं। जूल पर सेकंड क्यों? देखो, वर्क की यूनिट क्या होगी? जूल, और टाइम की सेकंड, तो जूल पर सेकंड हो गया, ठीक है। और फिर 1 जूल की डेफिनेशन लिख रखी, कुछ नहीं, डब्ल्यू को भी 1 कर देना, टी को भी 1 कर देना, ठीक है, तो पावर भी 1 आ जाएगी। क्लियर है? ऐसा 1 वॉट की डेफिनेशन है, 1 वॉट की डेफिनेशन है, ठीक है, कि 1 वॉट इज द पावर जनरेट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड। 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड 1 वॉट। सबको 1 1 कर दो आप, ठीक है। बड़े यूनिट क्या होंगे? किलोवाट होते हैं, ठीक है। हॉर्स पावर भी होती है ना, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। क्लियर है? किलो का मतलब 1000 होता है, ठीक है सर। एवरेज पावर क्या होता है? एवरेज का मतलब टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम, सिंपल, और कुछ भी बड़ी बात नहीं इसमें, कि टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम को एवरेज पावर बोलते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ लैंप, बहुत इजी क्वेश्चन, अ लैंप कंज्यूम 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकंड। एनर्जी कितना दे रखा है बेटा मेरे को? 1000 जूल। कितने टाइम में? 10 सेकंड के अंदर, ठीक है। व्हाट इज द पावर? इसकी पावर क्या होगी? मैंने बोला पावर को हम लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है, ये फॉर्मूला है। आप चाहो तो वर्क अपॉन टाइम भी लिख सकते हो या एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हो। तो P इज इक्वल टू कितना है? ये 1000 है ना, और जूल अपॉन टाइम कितना है? 10 सेकेंड, ठीक है। 1 0 से 1 0 उड़ा दो आप, तो आपके पास पावर कितनी आएगी? 100 जूल पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गया 100 जूल पर सेकेंड। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट, 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन क्लाइंब अप अ रोप थ्रू अ वेट ऑफ 8 मीटर। वी नेम वन ऑफ द गर्ल्स A and other is B. Girl A takes 20 seconds while B takes 50 seconds to accomplish this task. What is the power expended by each girl? ठीक है, 2 लड़कियां हैं, एक लड़की जिसका नाम A है और एक लड़की जिसका नाम B है। इन दोनों को रस्सी चढ़ना है, रोप के ऊपर चढ़ना है, ठीक है। A जो है 20 सेकंड में चढ़ जाती है और B जो है उसको 50 सेकंड लगती है। दिख भी रहा है ना, वो थोड़ी सी बूढ़ी है ना, इसलिए, और ये थोड़ी जवान है, तो बड़ा बड़ चढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमसे दोनों की पावर पूछ ली है, दोनों की पावर कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो हमारे को वेट दे रखा है दोनों का, कितना दे रखा है बेटा? वेट दे रखा है अपने को, और वो दे रखा है 400 न्यूटन, ठीक है। तो वेट अपने पास में है दोनों का, है ना, WEIGHT, ठीक है। वेट मेरे को दे रखा है 400 न्यूटन। अच्छा सर, वेट को ही हम लोग बोलते हैं mg, पढ़ रखा है हमने अच्छा खासा, है ना। ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? नहीं पढ़ा है तो लिंक दे रखी, इधर देख लो आई बटन में, पढ़ लेना, ठीक है। पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, देख लेना। वेट का मतलब mg होता है, आता है अपने को अच्छे से, ठीक है। अच्छा, ये mg हमको दे रखा है 400 न्यूटन, ठीक है। ये mg की वैल्यू है मेरे पास में, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला? क्लाइंब अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। हाइट मेरे को दे दी भाई ने 8 मीटर की, ठीक है, बढ़िया है ना। वी नेम वन ऑफ द गर्ल A एंड अदर B, एक का नाम A, एक का नाम B। गर्ल A टेक 20 सेकंड, A गर्ल को 20 सेकंड लग रहे हैं, और जो दूसरी लड़की है B लड़की, उसको भैया कितना? 50 सेकंड लग रहा है, 50 सेकंड। टू अकम्प्लिश दिस टास्क व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल? आपको हर एक लड़की के लिए पावर निकाल के बतानी है, ठीक है। तो देखो, हम सबसे पहले A लड़की के लिए निकालते हैं। PA बराबर, है ना, पावर इज इक्वल टू W अपॉन T, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो WA अपॉन टाइम के लिए टाइम A लगा दिया, तो ये PA बराबर ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अच्छा सर, PA इज इक्वल टू वर्क क्या होता है? वर्क क्या होता है? W क्या होता है बेटा? mgh होता है। वर्क को ही तो हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, mgh बोलते हैं, ठीक है।
समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, मैंने आपको पढ़ा रखा है। वर्क इज इक्वल टू W बराबर F इंटू एस, एफ से mg, एस की जगह h तो mgh, उस हिसाब से मैं यहां पर लिख रहा हूं mgh अपॉन टाइम। ठीक है, अच्छा देखो मैं ना एक काम करता हूं, अभी यहां से a हटा देता हूं ताकि मेरे को ज्यादा वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास में इधर से भी a हटा देते हैं अभी तो अपन, ये लो, तो मेरे पास में फॉर्मूला आ गया mgh अपॉन टाइम। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। a की पावर इज इक्वल टू mg, बोलो a के लिए mg कितना है 400, हाइट कितनी दे रखी बेटा 8 मीटर, और a का टाइम कितना दे रखा है मेरे को, a के लिए टाइम दे रखा है भैया 20 सेकेंड। ये लो सॉल्व कर लो, 1 0 से 1 0 काटो, इससे इसको काटो, 4 चौक 16 मतलब 160 वॉट, ये 160 वॉट आ गया। ए की पावर कितनी आ गई 160 वाट। ठीक है, ये लो। दूसरा मेरे से उसने पूछा बी के लिए, तो पीबी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन टाइम लिख दो, ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, है ना, टीबी लिख दो। ये लो, पीबी इज इक्वल टू, इसके लिए वही mgh अपॉन टाइम टीबी। ठीक है, अब सॉल्व करो। Pb इज इक्वल टू mg की वैल्यू वो की वही 400 है, हाइट वो का वही 8 है, टाइम मेरे पास है 50 सेकेंड का। ये देखो ये दे रखा है टीबी 50 सेकेंड, 1 0 से 1 0 काट दो, इससे इसको काट दो। ठीक है, तो कितना आ गया 64 वाट। ये लो, तो Pb आ चुका बेटा 64 वाट। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, ये हमारा आंसर है, तो दोनों की पावर आ चुकी। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कौन सी यूनिट बेटा? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को समझ रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूं। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये इधर फेल गया है फेल जाती है कभी कभार चीजें बेटा। ठीक है, चलो क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनना। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? देखो, द एनर्जी यूज्ड इन हाउस होल्ड इंडस्ट्री एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन किलोवाट आवर। हम एनर्जी, बिजली का बिल आता है कि नहीं आता? अपना आता है ना, यूनिट की फॉर्म में ही तो आता है कि कितना यूनिट बिजली जल गई, 1 यूनिट 2 यूनिट 10 यूनिट 20 यूनिट 100 यूनिट 200 यूनिट, वो कमर्शियल यूनिट है बिजली की। ठीक है, एनर्जी की है वो, कि आपने कितनी एनर्जी यूज कर ली है उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जो 1 यूनिट बिजली हम यूज करते हैं उसका मतलब है बेटा 1 kWh, मतलब किलोवाट आर 1 kWh। ठीक है, तो एनर्जी का ही यूनिट है ये। क्या है ये? एनर्जी है बेटा ये। तो 1 यूनिट में 1 kWh होते हैं। ठीक है ना। kWh को अगर हम सोल्व करें, जूल में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? देखो 1 kWh, तो देखो 1 kW लिखा इंटू 1 H लिखा, k का मतलब 1000 और W ऐसा का ऐसा। ठीक है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, वो लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया इनको, तो आ गया मेरे पास में पूरा नंबर और जूल लगा दिया। वाट इंटू सेकंड क्या होता है? जूल होता है। वाट इंटू सेकंड क्या होता है? जूल होता है। कैसे बता रहा हूँ? ऐसे बता रहा हूँ, P बराबर होता है W अपॉन T। यूनिट लिखो, इसकी यूनिट क्या है? वाट, टाइम को इधर भेज दो सेकंड, और वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। तो वॉट इनटू सेकंड क्या होगा बेटा? जूल होगा, इसलिए जूल आ रहा है। ठीक है, किस चीज का मतलब है यहाँ पर। ठीक है, बस इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि आपको ये तो ठीक है, पर आपको जो है ऑप्शन वगैरह मिलेंगे वो ये मिलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म वाले मिलेंगे। तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कुछ नहीं किया है, सिंपल सा जो है मैंने यहाँ पर आगे पॉइंट लगा लिया, ठीक है, और मल्टी 10 कर दिया। जैसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 और 2 5 और 1 6 जीरो हो जाएगी, तो 10⁻⁶ हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होती है। क्वेश्चन भी आएगा इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट है ये, डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, और यूनिट आप सबने देखा होगा, ये बिजली का मीटर यहाँ पे ये यूनिट नहीं चलता रहता क्या? जैसे आपने कितनी यूनिट, 1 यूनिट खर्च होती है, ये 4 से 5 हो जाता है, फिर एक और खर्च होगी, फिर 6 होगा, देखा होगा, ये सब आपको पता होगी ये सब बातें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट। पावर कितनी दे रखी है भैया मेरे को? 1500 वॉट की पावर है। ठीक है, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स। 10 आवर्स में टाइम दे दिया मेरे को 10 आवर का।
कितनी एनर्जी यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है, ठीक है, ऐसा। तो यहां से इसको इधर भेज दो, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो अपन ने यूज कर लिया एनर्जी, है ना, इज इक्वल टू पावर। पावर कितनी है 1500, ये लो 1500, ठीक है। टाइम कितना दे रखा भाई 10 आवर्स का, तो ये 10 आवर्स का लिख दिया, ठीक है। अच्छा, तो एनर्जी कितनी आ गई मेरे पास में 15 और 1 2 3, ठीक है, और ये जूल, किलो जूल में अगर आंसर पूछे तो आप भैया इसको जो है, ठीक है, 1000 से डिवाइड करके यहाँ पर के और जे लिख देना, ठीक है। 3 0 से 3 0 हटा देना, तो 15 किलो जूल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर है, हालांकि ये भी सही है, पर किलो जूल में पूछे तो ऐसे निकाल लेना, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम 250 यूनिट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, हाउ मच एनर्जी इन दिस इन जूल, ठीक है। आपसे उसने ये पूछा है कि कितनी एनर्जी यूज कर रहा है वो, 250 यूनिट की एनर्जी यूज कर रहा है, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो उसने यूज करी है 250 और यूनिट्स, है ना, ऐसा। लेकिन वो उसमें जूल में पूछ रहा है, वो किस में पूछ रहा है, जूल में। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि भैया 250 तो ऐसे ही रहने दो, और जो 1 यूनिट है, इस यूनिट की जगह पर तुम रख दो 3.6 मल्टी 10 की पावर 6 जूल बेटा, ठीक है। तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी, सिंपल सा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेना, इसका जो भी आंसर आना होगा आ जाएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एनर्जी इन जूल कंज्यूम इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 ईच, ठीक है। तो 4 डिवाइसेस लगी हुई है ना, वो भी कितने कितने की जो है 500 वॉट की लगी हुई है, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं, P बराबर क्या होता है हमारे पास, एनर्जी अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो देखो, फाइंड द एनर्जी इन जूल्स, जूल्स में निकालनी है एक बात, कंज्यूम इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500, ठीक है। तो आप पहले एक डिवाइस के लिए तो निकालो, तो एक डिवाइस की एनर्जी क्या होगी, वो PT है ना। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर हमको कितनी दे रखी है एक डिवाइस के लिए 500 वॉट, और टाइम मेरे को कितना दे रखा है 10 घंटे का, ठीक है। तो E इज इक्वल टू आ गया 5000, है ना, जूल, ठीक है। क्या आ गया बेटा 5000 जूल। आप इसको कन्वर्ट कर दो किलो जूल में, तो 5 किलो जूल आ जाएगा, ये रहा। तो ये एक डिवाइस की आ गई है। अब ऐसे टोटल कितनी डिवाइसेस है, बोल कितना बोला उसने, वॉट्स ये है, और फाइंड द एनर्जी इन जूल कंज्यूम इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस, 4 डिवाइसेस के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ 4 डिवाइस, कुछ नहीं 4 से मल्टीप्लाई कर दे भाई, और क्या है, ठीक है। 5 × 4 मतलब 20 किलो जूल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बहुत बहुत बधाई हो, आपका चैप्टर होता है खत्म, है ना। अगर आप लोगों को मैथ्स, साइंस और SST, संस्कृत, कोई से भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, आप मेरी एप्लीकेशन है आई कोचिंग, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उसके ई बुक सेक्शन से जाके ले सकते हो बेटा नोट्स, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा अगर आपको हार्ड कॉपी मंगानी है तो आप मेरे से डायरेक्ट भी मंगा सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको क्या क्वालिटी के नोट्स है ना, एकदम शानदार नोट्स है। जैसे अभी हमने कौन सा वाला चैप्टर पढ़ा भैया, वर्क वाला ही पढ़ा ना, तो हम उसी के नोट्स आपको दिखाते हैं, है ना, बढ़िया वाले एकदम शानदार नोट्स आप लोगों के लिए बनाए हैं। देखो ये रहे नोट्स, ठीक है, ये क्वालिटी के नोट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, तो एकदम बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। इसको पढ़ लिया तो कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम टू सेम SST के भी है बेटा, ठीक है। चलो, इसके अलावा मैंने अपने चैनल के ऊपर मैथ्स, साइंस, SST, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। साइंस SST तो एकदम मस्त एनिमेशन के साथ में पढ़ाया है, देख लेना, वीडियो नहीं देखे तो सबकी प्लेलिस्ट बना दी है आप लोगों के लिए, है ना। चैनल पसंद आया हो, मेहनत पसंद आई हो, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। फायदा होगा भैया, मेरा भी चैनल ग्रोथ करेगा, है ना। चलो मिलते हैं हम लोग हमारे नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।